बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फेडरल टॉक प्रोग्राम के साथ गौहर लतीफ़ सलेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बेतहाशा मसाइल हैं। इन्हीं मसाइल में से एक इम्पॉर्टेंट मसला जो है वो बिजली का है। बिजली का जो बहरान है वो आपके सामने है, एक अरसे से जारी है। इसी बिजली के बहरान के हवाले से आज हमने अपने एक मेहमान हैं उनको यहाँ बुलाया अपने प्रोग्राम में, जिनके पास काफ़ी सारे मंसूबे हैं बिजली के पैदा करने के लिए। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नईम नज़ीर मलिक साहब। इनके कुछ प्रोजेक्ट जो है अमेरिका में भी रजिस्टर हुए हैं, कुछ दुबई में भी हुए हैं। और 10 साल से आईटी की दुनिया में एक इन्होंने अच्छा अपना नाम बनाया है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सियालकोट के गांव कोटली लोहारा से है। मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। दूसरे नंबर में ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है क्या? जी, ये प्रोजेक्ट असल में काफ़ी कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं ब्रीफली इसे समझाऊंगा। ये असल में देखा जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट हम पे ट्रस्ट नहीं करता। हवा के लिहाज से देखा जाए तो वो भी इतनी एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। सोलर एनर्जी, ये मानसून का इलाका है, इधर जो ना बादल हो गए तो फिर जो है ना लोड शेडिंग हो सकती है। बारिशों की वजह से हमें वेट करना पड़ेगा ताकि डैम फिल हों, लेकिन सेडिमेंटेशन की वजह से डैम हाई होते जाते हैं, हमें वाल ऊंची करनी पड़ती है। अब इसका हल क्या है? यहाँ तो कोयला जो है वो काफ़ी डीप है, तो उसके बाद रह जाती है ऑयल एंड गैस। वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, उनकी डिप्लीशन होती जा रही है डे बाय डे। तो फिर मैंने सोचा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा फ्यूल है जो फ्री हो, ईजीली अवेलेबल हो और हर जगह हो, वो तकरीबन 200 से 500 साल तक रहे पाकिस्तान में। वो है आइस। आइस दुनिया में किसी जगह यूज़ नहीं हो रही फ्यूल के लिए, तो मैंने सोचा पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान का एक इलाका है, उस जगह बहुत ज़्यादा आइस मौजूद है जो को हिमालय की रेंज में है। तो मैंने सोचा कि उस आइस को कन्वर्ट किया जाए पानी में, और पानी को कन्वर्ट किया जाए उसकी मैं कुछ डिटेल इस तरह समझाता हूँ कि उस जगह आइस को कन्वर्ट किया जाएगा पानी में, और पानी में कन्वर्ट होने के बाद उसके K2 की माउंटेन्स के ऊपर जो है वो टनल खोदी जाएंगी। उसके अंदर टरबाइन लगेंगी। ईच टरबाइन की कैपेसिटी है 700 मेगावाट, और ऐसी कैपेसिटी की टरबाइन लगेंगी 150, जिससे 1,05,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे हमारे सूबों में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये पानी सिंध का है, ये बलूचिस्तान का है, जैसे कालाबाग डैम में थोड़े से इशू बने जिसकी वजह से वो डिले हुआ, अगर मेरी इंफॉर्मेशन राइट है तो मैंने सोचा कि अगर ये पानी बन गया तो पाकिस्तान में कोई इशू ना बन जाए। तो जो ही ये वाला टरबाइन से पानी बाहर निकलेगा ये फिर से आइस बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाला आइस कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये आता है, तो उसका मैंने सोल्यूशन निकाला। डैम नॉर्मल जगहों पे लगाने की बजाय हम ये वाला K2 की हिमालय के पास, को हिमालय के पास 100 माउंटेन्स ऐसी हैं जो 5000 मीटर से अबव हैं। एनीथिंग मोर देन 5000 अबव उधर फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल दिस ग्लास ऑफ वाटर अगर मैं उधर लेके जाऊं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए डैम हमने कन्वेंशन जगहों पे लगाने के बजाय हमने K2 के हिमालय के पास ही लगाने हैं, 5000 बेस कैंप के पास। लेकिन इसमें जो है ना आइस मोस्टली जो है ना ग्लेशियर्स की यूज़ नहीं होगी, इसमें आइस यूज होगी जो K2 या माउंटेन्स जो 100 माउंटेन्स हैं उनकी समिट के ऊपर पड़ी हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा हो जाता है कि ये आइस पानी में कन्वर्ट कैसे होगी, राइट सर? अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक अजीब सा एक मेथड निकाला है कि दुनिया में शायद किसी ने सोचा हो या ना किया हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ स्पार्क को पाकिस्तान स्पेस एजेंसी अगर साथ दे तो उसकी मैं एग्जांपल इस तरह समझाऊंगा कि ये जैसे एक ज़मीन है, ज़मीन जो है ना राउंडेड है, ठीक है? तो डे नाइट होते हैं, 12 आवर डे 12 आवर नाइट, क्योंकि ज़मीन घूमती है। लेकिन स्पेस जो है 200 से लेके 300 मीटर अबव है फ्रॉम ज़मीन, फ्रॉम अर्थ।
तो उससे जो है ना स्पेस में जो है ना मैंने प्रपोज किया, क्योंकि 24 आवर सनलाइट होती है, उधर धूप होती है 24 आवर्स ऑडियंस के लिए। तो उसको मैं समझाऊंगा कि वो स्पेस में मैंने प्रपोज किया है विद द हेल्प ऑफ स्पार्को स्पेस एजेंसी कि उधर एक शीशा लगाया जाए। वो शीशा ऐसे होगा जैसे ये एक टॉर्च है। कैसे लगाया जाएगा शीशा? हाँ जी, वो शीशा मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पहला जो है, शीशा स्पेस में लगाया जाएगा और ये समझिए टॉर्च सनलाइट है। ठीक है। ये सनलाइट ऐसे जो है ना शीशे में वो रिफ्लेक्ट होगी और जो ही ये जब शीशे से रिफ्लेक्ट होके हम इसको फोकस करेंगे तो ये K2 के एरिया पे फोकस हो जाएगी और उधर जो है ना 50 से लेके 100 सेंटीग्रेड भी हो सकता है टेम्परेचर। अच्छा। जिससे वो आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, वो पानी डैम में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। जब डैम में इकट्ठा हो गया तो हमने जो है ना शीशे को बंद कर देना। पहाड़ के ऊपर डैम कैसे बनेगा? हाँ जी, वो मैं क्वेश्चन, पानी तो बर्फ पिघलेगा तो पानी तो वो चला जाता है ना जी, वो मैं बताता हूँ। उसकी मैंने असल में एक मेरे पास डायग्राम है जिसकी डिटेल मैं फर्दर आपको बाद में बताऊंगा। ये अगर डायग्राम देखें तो ये माउंटेन है, इसके स्पेस में शीशा लगा हुआ है। शीशा जो है इस माउंटेन में आइस जो पड़ी हुई उसको मेल्ट करता है। इधर लेजर बीम है और क्रशर्स हैं। जो ही ये आइस बड़े चंक जो है नीचे गिरेंगे तो ये जो है छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट होके ये इधर एक पुलर टाइप के फैन लगे हुए हैं, बड़े से ह्यूज फैन हैं। ये फैन इस आइस को फेंकेंगे इस जगह डैम में। ठीक है। ये डैम की वॉल है, ये डैम की वॉल है और याद रहे कि ये 2 किलोमीटर हाई में डैम होगा। अच्छा। ये नामी तबेला डैम, मंगला डैम तो विड्थ में है ना, लेकिन तबेला मंगला डैम की हाइट जो है 143 मीटर और 138 मीटर है। इसकी हाइट 2000 मीटर होगी, यानी 2 किलोमीटर हाइट में इतना पानी इकट्ठा हो जाएगा। और जो ही ये बर्फ के छोटे छोटे चंक्स इस जगह इकट्ठे होंगे तो इसमें रॉड लगे हुए हैं। वो रॉड बने हुए होंगे, एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसे कहते हैं ग्रेफाइन टेक्नोलॉजी। ग्रेफीन टेक्नोलॉजी, वो ग्रेफीन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेस्ट कंडक्टर है। यानी अगर मैं एक फॉर एग्जांपल मोमबत्ती कैंडल को ऑन करता हूं तो उस रॉड को टच करता हूं, अगर वो 1 किलोमीटर दूर है कोई बंदा उसको टच करेगा वो जल जाएगा। अच्छा। इतनी तेजी से हीट ट्रांसफर होती है। तो उसके रॉड जो है ना हमने इस डैम में लगाने, इंसर्ट करने, और जो ही स्पेस से हीट, जो ही आइस मेल्ट हो जाएगी, शीशा इधर से मूव करके इधर आ जाएगा और वो जो है ना रॉड के ऊपर हीट को कन्वर्ट करेगा, सनलाइट को 100। जो ही रॉड जो है हीट अप होंगे, जितनी आइस इसमें होगी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। और जो ही हम शीशा बंद करेंगे डैम ऊपर से बंद हो जाएगा। सील होने के बाद उसके अंदर टेम्परेचर जो है नेक्स्ट 3 मंथ to 6 मंथ 30 से लेके 100 सेंटीग्रेड 50 सेंटीग्रेड भी रखा जा सकता है ताकि वो पानी की फॉर्म में रहे। और जितना हमने ये पानी जो है इसके नीचे फिर 150 टनल खोदी जाएंगी। जो ही टनल खोदी जाएंगी तो इधर टरबाइन लगेंगे। जितनी हमने बिजली प्रोड्यूस करनी है हम ये इसका आउटलेट ओपन करेंगे। जो ही ओपन होगा पानी इधर से फ्लो होगा, टरबाइन चलेगी, उससे बिजली पूरे पाकिस्तान में जाएगी। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो ही पानी इस टनल से आउट में होगा तो ये दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बनेगा तो जब डैम से निकलेगा पानी जी, तो उसके बाद वो पानी आउट नहीं हो जाएगा, उसको वापस कैसे लाया जाए? अगर बर्फ बन जाती है, आप कहते पानी के बाद हाँ जी, तो बर्फ फिर वो नीचे नहीं चलेगी, उसको वापस एग्जैक्टली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ ये कैसे होगा। असल में ये है कि पानी जो है ना वो जो ही आइस बनेगा तो हर साल में जो है ना K2 के ऊपर बर्फबारी होती है। वो नई आइस हर साल जो है ना 20 to 50 मीटर जो है ना उसकी लेयर बनती रहती है। सेकेंडली उसका मैंने ऑप्शन ये निकाला है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लेक्स हैं उस गिलगित बल्तिस्तान में, बहुत ज्यादा लेक्स हैं पानी की। जो ही पानी पहाड़ों से मेल्ट होता है तो वो लेक्स में इकट्ठा होता जाता है। तो वो शीशे जो स्पेस में लगा हुआ है उसको हमने फोकस करना उन लेक्स के ऊपर। उससे क्या होगा कि पानी वेपोरेट होगा, क्योंकि वो इलाका ठंडा है तो हम उधर आर्टिफिशियल स्नो फॉलिंग करेंगे। अच्छा। ये भी इस शीशे का फायदा है, राइट? तो ये भी शीशे का फायदा है कि आर्टिफिशियल स्नो फॉलिंग होगी। सेकेंडली ये यूज होगा मेल्ट करने के लिए। थर्डली ये शीशा इसलिए यूज हो सकता है जैसे सिंध में हमारा फ्लड आया हुआ है। अब वो फ्लड को खुश्क होने में महीने लग सकते हैं, ठीक है? अब 3 महीने लगेंगे अगर उसको खुश्क होने में,
उतने में कितनी डिजीज इकट्ठी हो जाएंगी, लोग सिक हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन सोचा, अगर यही शीशा, क्योंकि इसका डायामीटर अगर आप देखेंगे तो ये 10 किलोमीटर का शीशा लगेगा स्पेस में। अब 10 किलोमीटर का जब फोकस जमीन पे होगा तो ये तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान से लेकर लाहौर तक दिन कर सकता है। अच्छा। यानी इतनी लाइट जमीन पे कर सकता है। तो इस शीशे का ये फायदा हो सकता है, हम इसको सिंध की साइड पे फोकस करें जहाँ फ्लड आया हुआ है। जो ही फ्लड को जो है ना हम शीशा फोकस करेंगे, लोगों को बोलेंगे उस जगह से कुछ अर्से के लिए जाएं, 1-2 दिन के लिए, सारा पानी को जो है ना हम एवेपोरेट कर देंगे शीशे से, और उस जगह फिर से नॉर्मल जमीन हो जाएगी, और वो एक फ्लड फ्री रीजन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, कितनी इस पे लागत कितनी आएगी ये इस पूरे प्रोजेक्ट पे जितना आप बता रहे हो, और कितना एरिया इसमें आप कवर करेंगे, कितने एरिया पे ये प्रोजेक्ट लगाएंगे आप? जी, ये प्रोजेक्ट जो है ना तकरीबन मैंने अपने लैपटॉप में इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी का भी लिखा हुआ है, कितने एरिया में भी लगेगा ये। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन जो है कि इस पे लागत कितनी आएगी। लागत इस पे आएगी $95 बिलियन। $95 बिलियन अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर पाकिस्तानी, मैंने एक एस्टिमेट लगाया, अगर हर पाकिस्तानी अगर हमें दे तकरीबन 3000 रुपीज़, तो हमें जो है ना 450 बिलियन रुपीज़ इकट्ठे होते हैं। और उनके लिए अगर हम ऐसा कर सकेंगे 3 to 6 मंथ, जो ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 3 to 6 मंथ हम उन्हें बिजली फ्री दे देंगे ताकि वो यूज़ कर सकें। अब ओवरऑल के इसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी पर यूनिट जो बिजली है अभी जो है 5 रुपये से लेके 30 रुपये तक चली जाती है डिफरेंट टैक्सेस के साथ। इससे 60 पैसे से लेके 5 रुपये में पर यूनिट बिजली पड़ती है, और तकरीबन 200 ईयर से लेके 500 ईयर्स तक पाकिस्तान में लोड शेडिंग नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है? 95 बिलियन को अगर डिवाइड करें 500 साल के लिए, ये तकरीबन जो है ना $500 बिलियन भी नहीं बनता, और पाकिस्तानी कौम इसको अफोर्ड कर सकती है, प्लस ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस इस्लामाबाद में हम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपने ये कहा है कि 3000 रुपए पर पाकिस्तानी आपको दे। मुझे ये बताएं कि इधर तो हमारा तो जो बच्चा पैदा होता है वो भी मकरूज है, तो आपने कैसे तोके लगा ली कि लोग आपको इसके लिए इतनी फंडिंग देंगे, कि बजाय से आप हुकूमत से क्यों नहीं कहते कि हुकूमत जो है वो इस पे पैसा? एग्जैक्टली, एक्चुअली जो है ना मैंने ये तो एक पाकिस्तानियों का एक ऑप्शन रखा हुआ है, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है, अपने पाकिस्तानी, इन केस के गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करती, या गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड्स नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर $5000 दे दें, जो उनके लिए कुछ भी नहीं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मुझे $10,000 बोलेंगे, मैं टीवी पे कह रहा हूँ मैं दे दूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर गवर्नमेंट इसको स्टार्ट करे। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या कोई ऑनेस्टली इसको स्टार्ट करेगा? पैसा प्रॉब्लम नहीं है इस प्रोजेक्ट का, मेनली आइडिया की विलिंगनेस जो है ना वो प्रॉब्लम। अगर आइडिया एक्सेप्टेबल हो गया, इंशाल्लाह पाकिस्तानी जो है ना उनके बिजनेस क्लोज हो रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियाँ तबाह हो रही हैं, इधर से मोस्टली इंडस्ट्री जो है ना दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रही है, तो वो क्यों ना अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं जहाँ 5 रुपये यूनिट बिजली उन्हें मिले। आप देखेंगे अगर यही मैंने टॉर्च जो है ना अगर इंडिया में बनानी है तो ये 100 रुपये की बनेगी, चाइना में बनानी है तो ये 50 रुपये की बनेगी, अगर पाकिस्तान में बनानी है तो ये तकरीबन 850 रुपये की बनेगी। तो अगर जो ही हमारी बिजली सस्ती हो जाएगी, हम 25 रुपये में बनाएंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्रोडक्ट की डिमांड होगी और इकोनॉमिकली बूम आएगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई भी अनएम्प्लॉयड बंदा नहीं रहेगा पाकिस्तान। ठीक है नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।